हिस्ट्री ऑफ चर्च। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है, पिछले वीडियो में भी अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। या तो वही आंसर देंगे या एक नया वीडियो बना के देंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज। देखिए, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर जो बच्चे या नॉर्मली हम सबको कहें तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स 5 मिनट्स आप इसे स्किप करके आप आगे से देख सकते हैं। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, अगर आप ज़्यादा बिजी नहीं है, ज़्यादा इंगेज नहीं है और सब्जेक्ट्स को लेकर, तो आप शुरू से देखिए, थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा ही। इस टॉपिक का मेन बेसिस क्या है? मेन बेसिस ये है कि हम जो आज चार्ट्स देखते हैं या जो भी काम चार्ट से हो रहा है, क्या ये पहले भी ऐसा था? क्या कुछ डेवलपमेंट आई इस चार्ट्स के वर्ल्ड में? कैसे चार्ट्स डेवलप किया? या पहली बार चार्ट्स कैसे पता हुआ कि भाई यही चार्ज है? हाउ? या ये जो चार्ट्स के बारे में डिस्कवरी हुई, तो कैसे डिस्कवरी हुई, किसने किया, कब हुआ, क्या क्या बदलावें आई इस सेशन में? तो हम लोग हर एक चीज़ को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ फिनोमेना है, जैसे कि एम्बर इफेक्ट। क्या है एम्बर इफेक्ट? हिस्ट्री में कभी भी चार्ल्स के बारे में कभी भी कोई बात शुरू होगी तो एम्बर इफेक्ट से जरूर शुरू होगी। क्या है एम्बर इफेक्ट, क्या एम्बर है, समझते हैं इस बात को। 600 BC यानी कि 600 साल पहले ईसा के जन्म से, ये बात उन दिनों की है। एक साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे इन्हें हम, मैथमेटिशियन कह सकते हैं आप, ग्रीक मैथमेटिशियन आप लोग थेल्स फिल्म पढ़े होंगे, तो नाम है थेल्स। ये मिलेटस के रहने वाले हैं, तुर्की शायद। अब के टाइम में शायद तुर्की है, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट हाँ शायद तुर्की है मिलेटस। तो थेल्स मिलेटस के जो कहाँ है, ग्रीस में। तो ग्रीक मैथमेटिशियन, बात समझ में आ रहा है आपको। तो 600 BC में आते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस, और हिस्ट्री इन्हें तवज्जो देती है चार्ल्स के बारे में पहली बार कुछ कहने के लिए। हालांकि कोई एविडेंस तो है नहीं, पर फिर भी हिस्टोरियन इन्हीं को क्रेडिट देती है। हुआ क्या था कि ये कुछ 7 लोगों के समूह में घूम रहे थे, वेंडरर थे, मतलब कि जो घूमते हैं जंगलों जंगलों, ऐसे कुछ बातें, तो वो घूम रहे थे। जैसे मानिए कि अगर हम इंडिया में घूमने के लिए निकले तो क्या होगा कि कभी हम बिहार से निकलेंगे, झारखंड जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और कुछ कुछ समय बिताएंगे। तो इसी प्रकार ये जो 7 ग्रुप्स थे, ये 7 ग्रुप थे और 7 ग्रुप घूमते थे ग्रुप के ऐसे। तो जंगलों में एक बार इन्हें एक पत्थर मिला, और ये जो पत्थर था थोड़ा सा अलग था नॉर्मल पत्थर से। कैसे अलग था? तो ये शाइनी था, अट्रैक्टिव था, ट्रांसपेरेंट, येलोविश, जो कि आज के दिनों में भी ज्वेलरी पर्पज में यूज होता है, एक ऐसा पत्थर। तो इन्हें एक पत्थर मिला जिनको इन्होंने जादुई पत्थर कहा। जादुई पत्थर क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही इस पत्थर को रब करते थे तो ये कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता था। जैसे ही ये पत्थर को रब किया जाता, इस पत्थर का नाम है एम्बर, और इस एम्बर, और रब करने के बाद ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करने लगा था। और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो किया तो यही जो प्रॉपर्टी हमसे एम्बर इफेक्ट करते हैं, यानी कि एम्बर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना, दैट इज एम्बर इफेक्ट। तो ये घटना घटी थी 600 BC में, और ये घटना ही कहीं ना कहीं चार्ल्स का एक तरह से इनिशिएशन है, बिगिनिंग है। क्योंकि अब तो आपको कॉम के एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि कैसे रब करने से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन उस वक्त तो ये जादू की ही तरह था, तो इसलिए इसे जादू पत्थर कहा गया, और उन्होंने उस पत्थर का नाम दिया एम्बर। और अगर पूछा है कि एम्बर क्या है, तो एक्चुअली आप कभी किसी पेड़ के जो बार्क है उसको अगर छीलेंगे तो कुछ येलो इस टाइप का गम निकलता है। वो गम अगर मतलब चिपक जाए तो हार्ड, मतलब कि हार्ड, एक तरह से हार्ड सब्सटेंस बनाता है और गमी टाइप होता है। तो कहीं कहीं इसी तरह से एम्बर बनता है। तो एम्बर क्या है कि कॉर्निफरस ट्री से पाया जाने वाला एक सब्सटेंस है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से फॉजिल्स है पेड़ के। एम्बर फैक्ट में इतना, यानी कि पहली बार क्या हुआ कि थियर्स ऑफ मिलेटस ने क्या किया कि एम्बर को इंट्रोड्यूस करवाया, एम्बर ने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो किया। ठीक, यहाँ तक बात थी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये बात है 1600 AD, यानी कहीं कहीं 2200 साल बाद। ये बात है 600 BC।
ये एक्चुअली डॉक्टर है क्वीन एलिजाबेथ के उस समय के, ये फिजिशियन आप इसे कह सकते हैं, यानी कि ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। और ये जो आपके फर्स्ट में जो थेल्स आए, ये भी आप थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिशियन। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या किया कि एम्बर को तो लिया, एम्बर के बारे में जाना, स्टडी किया, और एम्बर के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रब किया और अट्रैक्ट हुआ। वेरी नाइस। इन्होंने क्या किया कि एम्बर को छोड़ के और भी अदर सब्सटेंस, यानी कि पहले क्या था कि एम्बर, पहले क्या था कि बस एम्बर ही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा था, क्योंकि एम्बर के बारे में ही जानते थे। अब इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सब्सटेंस लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, सिल्क, फर, ईटीसी, और सबको एक दूसरे से रब करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं सब ने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो किया, सभी ने। और इस कारण से डॉक्टर विलियम गिलबर्ट क्या कहते हैं कि सिर्फ एम्बर ही नहीं है जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, बल्कि लगभग हर सब्सटेंस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बस एक बात को सही कर दिया कि एम्बर के अलावे भी ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब फिर एक नए कंसेप्ट के साथ नए साइंटिस्ट आते हैं, नाम है चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। वैसे पूरा नाम आप डूफे भी कह सकते हैं, चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। अब ये क्या कहते हैं कि चलिए ठीक है, विलियम गिलबर्ट की बातें सही है कि बहुत सारे सब्सटेंस अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी रब होगा तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो होगा। एम्बर से ही बात समझ में आ रहा है कि रब करने पे अट्रैक्शन शो होगा। तो मानते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, कोई ऑब्जेक्ट है बी, कोई ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट बी, दोनों को मैंने रब किया, ठीक, इंट्रैक्शन करवाया दोनों को, रबिंग फ्रिक्शन हुआ। और पढ़ ही चुके हैं कॉम के एग्जाम्पल से कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे किसी से किसी पे, किसी से एक पे मन जंप किया, ठीक। तो इन्होंने कहा कि रब किए तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो नॉर्मली दो तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है, या दो तरह से चार्ज बन सकते हैं, दो तरह से चार्ज रह सकते हैं। यानी कि एक तरह से मतलब कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे हमेशा जिसमें चार्ज रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि चार्ज के दो नेचर होंगे, ठीक है। क्योंकि अब इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मानिए ये दो ऑब्जेक्ट को रब किया गया, तो मानते हैं इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कर गया, तो क्या हुआ। अब आइए न्यूट्रल कंडीशन में ऑब्जेक्ट ए, न्यूट्रल कंडीशन में क्या था, नेचुरल कंडीशन में या न्यूट्रल कंडीशन बोलिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन के बराबर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन के बराबर है, और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, नो चार्ज एग्जैक्टली। अब क्या हुआ कि इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर छलांग मार चुका, ठीक, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर छलांग मार चुका, तो इस पर ओवरऑल चार्ज कुछ बना, यानी कि ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। और दोनों को अगर छोटे छोटे पेपर के पास ले जाएंगे ना, तो दोनों ही पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों में अनबैलेंस हुआ है, एक में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, एक में कम हो गया, तो चार्ज दोनों में क्रिएट हुआ। तो क्या बोलते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा हम उसे बोलेंगे विट्रस। इन्होंने अब चार्ज के टाइप्स को बांटना शुरू कर दिया, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को जब रब कीजिएगा तो दो सब्सटेंस होगा और दोनों पे अलग अलग नेचर के चार्ज चलेंगे। और उन्होंने एक का नाम बोला विट्रस, एक का नाम बोला रेजिनस। विट्रस मतलब नॉर्मली, वैसे बहुत बातें हैं लेकिन सिंपल समझेंगे, बेसिक रखेंगे हम आपको। विट्रस यानी कि अगर कोई बॉडी से चार्ज, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप किया है, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से लूज हुआ है, तो हम ऐसे बॉडी को बोल देंगे विट्रस चार्ज या विट्रस। और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को हम उसे बोल देंगे रेजिनस चार्ज। यानी कि चार्ज में अब यहाँ तक डेवलपमेंट आई। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। और फिर 1746 में आपकी सबसे शानदार बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। इनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या किया कि जो भी कोई दो ऑब्जेक्ट को रब करने पे चार्ज हो रहा है वो उनके साथ काम करना शुरू किए। मानिए फिर से एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों को रब करेंगे, दोनों पे चार्ज चलेगा, ठीक है। मानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इस पे चला एक्स्ट्रा, यानी 10 ये चार्ज हो गया, इस पे इससे 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक, इसमें तो हम बोलेंगे इस पर 10 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 10 नेगेटिव चार्ज, ऐसा तो कह सकते हैं ना। चलिए इसको भी घेर देते हैं इस पे। अब क्या बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब क्या किया कि इन्होंने इन दोनों को वापस सटा दिया, चिपका दिया। यानी कि ए पे कोई चार्ज है 10 पॉजिटिव और बी पे कोई चार्ज है 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, दोनों को चिपका दिया। ये एक सिस्टम बन गया, दोनों को बस चिपका दिया। अब आप बताइए कि इस सिस्टम पे कितना चार्ज है, इस दोनों मिला के कितना चार्ज है,
क्या 10, अब जब दोनों चिपक चुके हैं क्या दोनों दोनों एक सिस्टम नहीं बना लिए? अब दोनों पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 होगा। यानी कि हम अगर दोनों को चिपकाए तो कह सकते हैं कि दोनों क्या है? न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज है ही नहीं। यानी कि अभी तक हम इसको क्या बोलेंगे? अभी तक हम क्या बोल रहे थे? विट्रस। इसे क्या बोल रहे थे? रेजिनस। इन्होंने क्या किया कि दोनों के नाम बदल दिए। ये काम किया, क्या किया कि इन्होंने विट्रस को क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज, और रेजिनस को क्या दिए? नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों कहा, या क्या जरूरत थी नाम चेंज करने का? विट्रस को पॉजिटिव क्यों कहना जरूरी है? रेजिनस को नेगेटिव क्यों कहना जरूरी है? बस यही इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? बस नाम दोनों के बदल दिए। और नाम बदले तो क्यों बदले उसको देखते हैं। आपको पता है कि अगर 5 प्लस और -5 करें तो क्या हो जाएगा? 0। ये मैथ के अनुसार। और इसमें से अब हम मैथ के अनुसार जान रहे हैं कि ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने पे क्या बनता है? 0, नल। चार्ज में भी कुछ ऐसा हो रहा था। कहने का मतलब क्या कि जो विट्रस था, विट्रस को अगर रेजिनस से मिला दिए, अगर सेम अगर अगर मतलब अगर दोनों को रब करने के बाद विट्रस और रेजिनस बनेगा ना, इसको विट्रस को मिलाएं, इसको मानते रेजिनस, यानी इस पे 10 नेगेटिव चार्ज है और इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज। और अगर दोनों को मिला दिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो 0 चार्ज बन गया ना। तो विट्रस रेजिनस में मिला, बना 0। ये थोड़ा सा मतलब कि और टाइप लग रहा था। और विट्रस और रेजिनस ये भी मतलब कि एक तरह से ओल्ड फैशन नेम थे, लॉन्ग नेम थे, डिफिकल्ट नेम थे और देशों को याद रखने के लिए। और क्योंकि और ये जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज कर रहे थे, 0 बन रहे थे। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहे थे। और इस कारण से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मैथमेटिकली और लॉजिकली क्या किया कि विट्रस और रेजिनस के नाम बदल के रख दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। ये बात आपके नोट्स में लिखी मिल जाएंगे, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। यानी कि नाउ विट्रस इज पॉजिटिव, रेजिनस इज नेगेटिव। और इस तरह अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि भाई 2 तरह के चार्ज होते होंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज जब पढ़ेंगे तो हम लोग सिंपली 2 तरह के चार्ज पढ़ेंगे। और हमें नहीं लगता कि वहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। फिलहाल अब हिस्ट्री ऑफ चार्ज में इतना ही था। सिंपल सी बातें थी, कैसे कैसे चार्ज आए, कहाँ से चार्ज आए, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। चार्ज अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज पे। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। चलिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये नेचुरल कंडीशन में है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होगी और नेट चार्ज क्या होगा इस पर? 0। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। ये चार्ज का टाइप नहीं है, ये तो बस एक रेफरेंस ले रहे हैं। अब एक बॉडी ऐसा लीजिए, एक और बॉडी, क्या कीजिए? दोनों को रब करवाइए। रब करवाइए तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारेंगे। चलिए तो हम फिर से एज्यूम करते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी पे हुआ। तो अब क्या बोलेंगे? नेचुरल कंडीशन में क्या था कि E इक्वल्स टू तो P होगा ही होगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स घट गया। इसमें भी नेचुरल कंडीशन में E इक्वल्स टू P, लेकिन जैसे ही रबिंग हुआ तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया ना। हाँ, आप सीन देखिए। यानी कि अगर कोई बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो तो हम उसे बोलेंगे चार्ज। लेकिन चार्ज 2 तरह के होते हैं। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो चार्ज तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन दिया, दानी आदमी है, पॉजिटिव में है वो। क्योंकि अगर उस बात सिंपल बात है नहीं, सब आप समझ चुके होंगे पहले से कहीं ना कहीं। यानी कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन से लूज करे तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और अगर कोई बॉडी गेन करे तो हम उसे बोलेंगे निगेटिवली चार्ज। निगेटिव में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो डेफिनेशन वाइज बात करें तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अगर गेन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम उसे क्या बोलेंगे? और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। फाइन। डेफिनेशन वाइज बात करें तो सुनिए डेफिनेशन। व्हाट इज व्हेन, सुनिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कोई ऐसा डेफिनेशन है नहीं। आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक डेफिनेशन वाइज बात करते हैं, कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है। तो सुनेंगे, व्हेन अ बॉडी has deficiency of electrons then the body is said to be positively charged. Deficiency मतलब कमी, कमी है मतलब पॉजिटिव, उस पर भारी है यानी पॉजिटिवली चार्ज। Now when an object has excess of electrons then the object is said to be negatively charged.
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, निगेटिव बढ़ा हुआ है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा इसमें कन्फ्यूजन होगा। अब यहाँ पे फोकस करते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी यानी जीरो चार्ज, एक्जैक्टली जीरो चार्ज। ये चार्ज का टाइप्स है नहीं, लेकिन आप यानी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अंदर में बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज है ही, ठीक है। लेकिन ये चार्ज के टाइप्स नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, चार्जलेस है। लेकिन अगर कहेंगे कि कुछ चार्ज है ही नहीं उसके अंदर, तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। इस दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो है, तो हम इसे बोलेंगे न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया निगेटिव, इलेक्ट्रॉन घट गया पॉजिटिव। डिफरेंशन आपको कह दिए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो को बैक कीजिए, फिर से सुनिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो नोट्स मिले हुए हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से देखिए और वहाँ से याद कीजिए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में सिंपल डाल के और ये वीडियो को हम इन करना चाहेंगे। क्वेश्चन ये मेरा, क्या प्रोटॉन एक चार्ज ऑब्जेक्ट है? क्या प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है? आंसर यस है। तो कौन सा चार्ज? बिकॉज चार्ज के टाइप्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है? तो एग्जैक्टली हाँ, ये चार्ज पार्टिकल है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो मैंने जस्ट कुछ समय पहले पढ़ा है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डेफिनेशन वाइज बात कर चुके हैं। तो आप कहिए कि ये कौन सा चार्ज है? तो आपका आंसर बेशक पॉजिटिव चार्ज होगा और सही भी है। लेकिन अब हम कहते हैं कि आप डिफाइन कीजिए कैसे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैसे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या डेफिनेशन बोलेंगे? तो बोलते हैं डेफिनेशन, सुनिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है पॉजिटिव चार्ज का? कोई ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे? सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी हैज deficiency of electrons then the object or body is said to be positively charged। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो हम उसे बोल देंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक, या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो अब एज्यूम करते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, हम एज्यूम करते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, और अगर ये एक प्रोटॉन है और हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज कहना है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया होगा, ठीक। तो क्या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रोटॉन के अंदर? सो वेयर वी आर रॉन्ग, हम लोग कहाँ पे गलत है, हम लोग कहाँ पे गलत हुए? पॉजिटिवली चार्ज क्वेश्चन समझ में आया ना? मैंने कहा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, आप इसे बताइए कैसे बाय डेफिनेशन। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या उसे हम पॉजिटिवली चार्ज कह सकते हैं। अगर बात करें प्रोटॉन की, तो कहीं अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे भी इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया होगा, तभी तो कहेंगे ना पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन में तो कोई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जाए? तो सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब फंडामेंटल पार्टिकल है, ये सब तो बेस है डेफिनेशन का। हम जो ये डेफिनेशन बोले हैं पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, है ना, तो ये सब हमेशा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे लागू होते हैं, ठीक। चार्ज को तो जन्म देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये तो इनका, और फंडामेंटल पार्टिकल्स का तो मूलभूत गुण है चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ये बेसिक चार्ज है, इससे मतलब ये तो नॉन, ये सबसे यूनिट है, यानी कि इसी के आदान प्रदान से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से चार्ज बनता है। तो ये तो बेसिक चार्ज है। तो हम जो डेफिनेशन दिए हैं ये कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लागू होते हैं, या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज कहीं पूछे व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके डेफिनेशन वाइज सही है। जो कन्फ्यूजन हमने दूर कर दिया, ठीक है, बस में आया होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं SI वगैरह, चार्ज को कैसे नापते हैं। ऑगस्टिन डी कूलम के नाम पे, मतलब कि थोड़ा डिटेल में जब करंट पढ़ेंगे तो वहाँ वापस कूलम को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट बताते हैं कि जैसे कि अगर आप चलते हैं किसी डायरेक्शन में, तो और मेरे पास आए और हम आपसे पूछे कि आप कितना चले, कितना मतलब आप कितना चल के आए हैं मेरे घर पे, तो आप क्या बोलेंगे? 5 लीटर चल के आए हैं, या 5 किलोग्राम चल के आए हैं? आपका आंसर क्या होगा? 5 मीटर चल के आए हैं, या 5 किलोमीटर चल के आए हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने का कोई ना कोई यूनिट है, किस चीज़ में नापते हैं। उसी प्रकार चार्ज को भी नापते हैं हम लोग कूलम में, और इसकी सीरियस यूनिट है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे। अब जो ये SI यूनिट CC यूनिट की बात है, वापस हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइन किया जाता है एक कूलम को। तो उसके लिए वहाँ बने रहेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आएगा और फिर इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है प्लीज़ पुट इट इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर्स। थैंक यू।